हेलो स्टूडेंट्स। तो आज पढ़ने वाले हैं हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। जेईई मेंस का आज मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा और मैंने कहा था कि जेईई मेंस और एडवांस लेवल के कंसेप्ट छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक होगा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, फोर्स बिटवीन टू डाइपोल्स और फोर्स ड्यू टू डाइपोल। तो डाइपोल के बारे में चूंकि आप पहले पढ़ चुके हैं, डाइपोल के बारे में जानते हैं कि दो चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड के और ऑपोजिट साइन के, अपोजिट पोलैरिटी के कुछ डिस्टेंस पर रखे होते हैं, तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब डाइपोल का बिहेवियर हमने कुछ कुछ पढ़ लिया था सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग, जब उसे हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था। तो चलो पहला वाला मैं आपको याद दिला दूं, केस 1 इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर फील्ड यूनिफॉर्म है तो इसमें हमने चर्चा की थी कि ये -q, ये +q और इसके ऊपर इस तरफ फोर्स लगेगा। फील्ड के डायरेक्शन में कितना फोर्स लगता है QE, और -q के ऊपर उतना ही फोर्स बट इन अपोजिट डायरेक्शन। सो इन दिस केस नेट फोर्स पूछा जाए आपसे तो उसका आंसर क्या होगा? 0। अगर इस केस में पूछा जाए कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डाइपोल को रखते हैं तो उसके ऊपर नेट फोर्स कितना काम करता है? 0। बट अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो, इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो, वेरिएबल हो, इस डायरेक्शन में मैं उसको इंक्रीज होता हुआ या डिक्रीज होता हुआ, मान लो मैं किसी डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, ये अपना एक्स डायरेक्शन है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है और वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मान लो ओरिजिन पे कोई चार्ज रखा है और वहां से r डिस्टेंस पर ये -q यहां पे और यहां रखा हुआ है आपका +q। तो अगर मैं कहूं कि इस ओरिजिन से, मतलब जहां पे ये चार्ज रखा है, जो अलग कोई फील्ड बना रहा था सोर्स चार्ज, उसने जो फील्ड बनाया r डिस्टेंस पर, यहां उसकी वैल्यू अगर E है, तो छोटे से और से डिस्टेंस के बाद मान लो थोड़ा सा डिस्टेंस और चले गए, dr डिस्टेंस, तो यहां पर कितनी फील्ड की वैल्यू मिलेगी? अब चूंकि ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं, यूनिफॉर्म तो है नहीं, चेंज हो रही है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो थोड़ा सा और चेंज मिलेगा और इसमें कुछ और बढ़ जाएगा। मान लो dE और चेंज हो गया, सो E प्लस dE फील्ड मिलेगा। तो इस चार्ज के ऊपर ये सोर्स चार्ज जो फील्ड बना रहा है, वो फील्ड इस चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा? सो इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो होगा आपका QE, और इसके ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा वो होगा आपका QE प्लस DE। तो अब पूछा जाए कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम डाइपोल को रखते हैं तो वो कितना नेट फोर्स एक्सपीरियंस करता है? सो दिस माइनस दिस, सो नेट फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू DE। QE तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा? Q इंटू DE। ये नेट फोर्स तब है जब आपका डाइपोल एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। देखने से आसान जरूर लगता है ये टॉपिक, लेकिन उतना आसान है नहीं, थोड़ा टिपिकल है। तो बहुत ध्यान से एक एक स्टेप समझना, और जैसा बता रहा हूं वैसा ही करोगे तो जेईई मेंस लेवल तक के कोई भी प्रॉब्लम आपसे अटकने वाले नहीं है इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आने वाले क्वेश्चंस। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है। एम्स या नेट या मेडिकल हो या इंजीनियरिंग, हर लेवल के एग्जाम्स में इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन आते रहे हैं। तो बहुत ध्यान से समझना कि जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को रखते हैं तो नेट फोर्स कितना होता है? 0, क्योंकि दोनों ही तरफ फील्ड E है और दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होने से इस पर भी उतना ही फोर्स, इस पर भी उतना ही फोर्स। तो डाइपोल को, जिसको हम एक सिस्टम मानते हैं, उस सिस्टम पर कुल मिला के नेट फोर्स कितना? 0। लेकिन जब हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो चूंकि इस डायरेक्शन में मैंने माना है, डायरेक्शन कोई भी हो, किसी डायरेक्शन में मान सकते हैं कि फील्ड वेरिएबल है, तो यहां अगर फील्ड बनाने वाला चार्ज रखा है तो उससे r डिस्टेंस पर यहां कितना फील्ड बनेगा? मान लो मैंने मान लिया E, तो उससे थोड़ा सा डिस्टेंस, छोटा सा डिस्टेंस हमने चेंज किया तो वो चेंज इसमें भी अपीयर होगा। मान लो वो छोटा सा चेंज आया इलेक्ट्रिक फील्ड में DE, तो ये और चेंज हो गया E प्लस DE। तो कुल मिलाकर के जो फोर्स लगा वो फोर्स देखो कितना हुआ। E इलेक्ट्रिक फील्ड इस Q चार्ज के पास है, तो इस पर कितना फोर्स लगेगा? ये फील्ड कितना फोर्स लगाएगा? QE। और इस चार्ज के पास कितना फील्ड है? E प्लस DE, तो कितना फोर्स ये एक्सपीरियंस करेगा? तो फोर्स का सिंपल सा फॉर्मूला होता है Q इंटू E। अब जितना भी E हो, E रख दो। E यहां पे क्या है? इस प्लस Q वाले के पास E प्लस DE, तो कुल मिला के जो फोर्स हो गया वो इतना हो गया। अब नेट फोर्स 0 नहीं हो रहा। जब हमने डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तब नेट फोर्स 0 नहीं हुआ और वो नेट फोर्स आ गया इतना। अब मैं इसी को
अगर डी आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, ये मैं अपने मन से कर रहा हूं ताकि एक कंसेप्ट बन जाए। तो ध्यान से देखो, तो Q इंटू डी आर क्या होता है? एक्चुअली Q इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। अगर आपने डाइपोल पहले पढ़ा हुआ है तो -q और +q के बीच का डिस्टेंस अगर मैं मान लूँ 2l, तो एक टर्म डिफाइन करते हैं डाइपोल मोमेंट, और उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। यहां पर डिस्टेंस क्या है? -q और +q के बीच का डिस्टेंस क्या है? डी आर इंटू क्यू क्या बन जाएगा? डाइपोल मोमेंट। तो यहां पर जो नेट फोर्स आया, उस नेट फोर्स की वैल्यू आ गई डाइपोल मोमेंट P इंटू DE बाई डी आर। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर द डाइपोल फोर्स ड्यू टू डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक डाइपोल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अगर हम चाहते हैं फोर्स कैलकुलेट करना, तो यह है फोर्स का एक बहुत ही जबरदस्त और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइपोल इनटू DE बाई डी आर। अब इसके बाद कुछ पॉइंट्स याद रखना और उसे नोट डाउन करके रख लो ताकि वो आगे चल करके आपको काम आए, क्योंकि ये फॉर्मूला ही केवल नहीं जानकारी होनी चाहिए, इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की भी नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कब हम लगा सकते हैं ये, क्योंकि फोर्स तो एक और मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर्स का आपने ये फॉर्मूला भी कभी ना कभी सुना ही होगा। अगर आप ऐसा लेवल टच कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला भी आपके सामने कभी ना कभी पढ़ा होगा कि फोर्स इज इक्वल टू माइनस टाइम डी यू बाई डी आर, और यू है आपका पोटेंशियल एनर्जी। यानी पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो उसी का नेगेटिव रेट जो होता है वही होता है आपका फोर्स। ये आपने वर्क एनर्जी पावर चैप्टर क्लास 11 में पढ़ा होगा। तो फोर्स तो यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अंतर क्या है इन दोनों ही फॉर्मूलों में? ये फॉर्मूला हम तब अप्लाई करते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में हो। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी सोर्स चार्ज है अपना, वो सोर्स चार्ज के द्वारा बनाया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यानी रेडियस वेक्टर या पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन अलोंग द डाइपोल मोमेंट है। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से समझना और इसको नोट डाउन कर लो। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड मेड बाय एनी सोर्स चार्ज इज अलोंग द डाइपोल मोमेंट, देन वी यूज दिस फॉर्मूला, देन ओनली वी यूज दिस फॉर्मूला। हम केवल और केवल तभी वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ये वाला, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका डायरेक्शन सीधा उसके अलोंग हो जो डाइपोल मोमेंट है डाइपोल का। अगर ये -q से +q की तरफ डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है तो इसी लाइन पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए, तब हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यहां पे DE बाई डी आर को बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका यूज हम तब करेंगे जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डाइपोल मोमेंट के अलोंग हो। तो एक लाइन इसके बारे में लिखो जो मैं बोल रहा हूं कि दिस फॉर्मूला इज यूज इन द केस व्हेन, दिस फॉर्मूला इज यूज इन द केस व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द डाइपोल मोमेंट एंड DE बाई डी आर इज द ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो अब मैं इसके बाद, ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इससे भी हम यूज मिला सकते हैं। ये दोनों फॉर्मूले का यूज करके और एक एग्जांपल मैं बताता हूं, और उस एग्जांपल में मैं इन दोनों ही फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम डाइपोल की वजह से फोर्स कैलकुलेट करते हैं। एक दूसरा, ये दोनों फॉर्मूले अपने अपने जगह पे काम आने वाले हैं। जैसे कभी ये आसान लगता है लगाना, कभी ये आसान लगता है। ये हम तब यूज करते हैं जब रेडियस के अलोंग फोर्स हो, उस पोजीशन वेक्टर के अलोंग फोर्स का डायरेक्शन हो। कभी ये कभी इसको आसान लगता है अप्लाई करना, और कभी इसको अप्लाई करना आसान होता है। हो सकता है कि किसी केस में ये मुश्किल हो, अभी मैं आपको दिखाऊंगा करके कि कब इसे अप्लाई करना मुश्किल होता है और इसे आसान, और कब इसे मुश्किल होता है इसे आसान। दोनों ही फॉर्मूले उसी के लिए हैं जिस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना चाहें, लेकिन ज़्यादा फेमस, ज़्यादा यूजफुल फॉर्मूला यही है आपका कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उस डाइपोल मोमेंट के अलोंग हो, तब इलेक्ट्रिक फील्ड को उस पोजीशन वेक्टर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो इनटू डाइपोल मोमेंट, निकल जाएगा आपका फोर्स। कैसे ये फॉर्मूला आया मैंने करके दिखाया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो, तो हमने अभी ये फॉर्मूला बना लिया कि फोर्स इज इक्वल टू माइनस टाइम, डाइपोल मोमेंट इनटू DE बाई डी आर, और एक फॉर्मूला और फोर्स का है, अब इसे क्या बोलते हैं, इसे नोट डाउन कर लो, ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। यहां मैं लिख देता हूं इसको, DE बाई डी आर को हम बोलते हैं
ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। अब चलो इसका एक एग्जांपल बताता हूं मैं, और बहुत फेमस है ये। फोर्स बिटवीन डाइपोल एंड ए पॉइंट चार्ज। एक डाइपोल और पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मान लो ये अपना एक पॉइंट चार्ज है और इससे कुछ दूरी पे -q और ये रखा हुआ है +q। ये दो चार्जेस रखे हुए हैं। यहां से मैं डिस्टेंस मान लेता हूं r। हम डिस्टेंस कहां से कंसीडर करते हैं? डाइपोल के सेंटर से। तो मान लो मैंने मान लिया डिस्टेंस r और ये एक चार्ज q, पॉइंट चार्ज। इस पॉइंट चार्ज पर इस डाइपोल की वजह से कितना फोर्स लगेगा, यही हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। और अभी हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा है उसी की हेल्प से इसको कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि क्या ये दोनों फार्मूले यूज में लिए जा सकते हैं, कौन से आसान लग रहे हैं यूज में और कौन सा यूज करने में थोड़ा टफ लग रहा है, उन दोनों को। चलो अब कैलकुलेट करते हैं कि इस पॉइंट चार्ज के ऊपर इस डाइपोल की वजह से कितना फोर्स लग रहा है। मान लेते हैं डाइपोल मोमेंट कितना है, p है। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है? -q से +q की तरफ। तो अब इसे कैलकुलेट करते हैं। तो ध्यान से देखो, तो ये वाला चार्ज इसके पास में है। अगर इसको पॉजिटिव मान लें तो ये वाला चार्ज इसके पास में है, इस तरफ एक फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स। और ये वाला चार्ज +q और +q, इन दोनों में डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स तो लगेगा बट इससे थोड़ा कम लगेगा। ये फोर्स भी लगेगा लेकिन इससे थोड़ा छोटा होगा। और रिजल्टेंट किस तरफ आएगा? अगर मैं इसकी बात करूं कि ये वाला चार्ज जो फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर, ये इसे अपनी तरफ खींच रहा है और ये वाला चार्ज इसको रिपेल कर रहा है। तो अब देख के बता सकते हो कि कौन सा चार्ज -q और +q में कौन सा चार्ज इसके पास है, कौन सा ज़्यादा दूर है। ये वाला पास है तो इसका फोर्स ज़्यादा स्ट्रांग होगा। सो अट्रैक्टिव वाला फोर्स ज़्यादा स्ट्रांग होने से जो नेट बनेगा इन दोनों का इसके ऊपर लगाया हुआ फोर्स वो अट्रैक्टिव ही होगा। यानी कि पूरा सिस्टम इसको खींच रहा है अपनी तरफ। अब कितने फोर्स से खींच रहा है ये कैलकुलेट कर लेते हैं। अब जो डाइपोल मोमेंट है उसका डायरेक्शन देखो, ये इस तरफ है और उसी रेडियस पे ही, यानी उसी रेडियस वेक्टर के ही अलोंग इसका बनाया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, पॉजिटिव से नेगेटिव इस तरफ। तो हम चाहें तो वो वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, पहला वाला कि F = P dE/dr। तो चलो यूज करते हैं उसको। सिंपल, F = डाइपोल मोमेंट P इंटू dE/dr। d/dr। अब मुझे बताओ कि यहां पे Q चार्ज से बना हुआ फील्ड कितना होगा यहां r डिस्टेंस पे। तो आसान है, kq/r²। भाई किसी पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड कितना बनता है? kq/r²। तो k तो कांस्टेंट है, इस डिफरेंशिएशन टर्म से बाहर हो गया, और q भी कांस्टेंट है तो 1/r²। और इसको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए आपको। 1/r² में r² को ऊपर ले जाएंगे तो r⁻², और सॉल्व करेंगे तो -2 r⁻3, तो -3 नीचे कर देंगे तो r³ हो जाएगा। मैं डायरेक्ट सॉल्व करूं या पूरा का पूरा करके दिखाऊं? हो जाएगा ये 1/r² का d/dr हो जाएगा। सो मैं डायरेक्ट लिखता हूं इसको, -2 kqp/r³। दिस इज द फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज ड्यू टू डाइपोल। या ये कह लो या उल्टा कह लो कि फोर्स ऑन डाइपोल ड्यू टू पॉइंट चार्ज और फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू डाइपोल, क्योंकि ये म्यूचुअल फोर्स है। और कूलम फोर्स भाई न्यूटन्स थर्ड लॉ से ये सिस्टम जितना इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ये पॉइंट चार्ज भी तो उतना ही फोर्स लगा रहा होगा इसके ऊपर। भाई पूरा का पूरा एक सिस्टम है डाइपोल का, उसका पूरा नेट आपने फोर्स कैलकुलेट किया इसके ऊपर, और वही फोर्स तो ये भी लगा रहा होगा उसके ऊपर। यही तो कूलम फोर्स की प्रॉपर्टी है। सो दिस इज द फोर्स बिटवीन ए पॉइंट चार्ज एंड डाइपोल। अब हम यूज करते हैं दूसरा वाला कॉन्सेप्ट, यानी F = टाइम du/dr। क्योंकि आपको पता होगा कि डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है। मैं लिख देता हूं यहां पे, डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी अगर आपने पढ़ रखा है तो फिर से टाइम P × E, P.E। ये फॉर्मूला होता है डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी का। अब P तो डाइपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की वजह से कितना है ये आप कैलकुलेट कर चुके हैं, इस पॉइंट चार्ज की वजह से kq/r²। बस उसे फिर से क्या करें, d/dr कर दें। अगेन रिजल्ट विल बी सेम, चाहो तो करके देख लो। डाइपोल मोमेंट और E की वैल्यू kq/r², और इससे क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी को
डिफरेंशिएट करना है आर के रिस्पेक्ट में। इस फॉर्मूले का भी यूज करके देखो तो आंसर आपको यही मिलने वाला है, माइनस टाइम 2k क्यू पी बाई आर क्यूब। अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह देखने को मिली कि ड्यू टू डाइपोल फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज वेरीज एज 1 बाई आर क्यूब। हालांकि हम ये जानते हैं इसके पहले से कि फोर्स वेरी करता है इनवर्स स्क्वायर लॉ को, यानी 1 बाई आर स्क्वायर, लेकिन डाइपोल की वजह से जो फोर्स क्रिएट हुआ वो फोर्स वेरी करता है 1 बाई आर टू द पावर 3 के। तो यहां पर दिस इंप्लाइज फोर्स वेरीज एज 1 बाई आर क्यूब एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट एज वेल एज कॉन्सेप्ट फॉर जेईई मेंस लेवल। जेईई मेंस लेवल कहो, नीट लेवल कहो या एम्स लेवल कहो, इस तरह के एग्जाम में डायरेक्टली कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये भी पूछ देता है और कई बार पूछा भी हुआ है कि फोर्स ड्यू टू डाइपोल वेरीज एज, और आर की पावर कभी -2 कभी -3 कभी -4, ऐसे 4-5 ऑप्शन बना देते हैं। तो आपको ये छोटा सा मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया कि डाइपोल की वजह से एक पॉइंट चार्ज पे कितना फोर्स लगता है। अब आते हैं आज के टॉपिक पर कि डाइपोल में कितना फोर्स लगता है। अगर दो डाइपोल अलग अलग तरीके से एक दूसरे के रिस्पेक्ट में प्लेस किए हों तो उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है उस इंटरेक्शन को क्या हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर कैलकुलेट कर सकते हैं तो कितना आएगा और कैसे वेरी करेगा? तो अब फोर्स बिटवीन डाइपोल एंड डाइपोल, तो अभी हमने किया था एक डाइपोल और एक पॉइंट चार्ज के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा था और उनके बीच में जो फोर्स लग रहा था। अब एक डाइपोल की वजह से दूसरे डाइपोल पर कितना फोर्स लग रहा है, किसी एक का कैलकुलेट कर लो, चाहे इसकी वजह से उस पर लगने वाला फोर्स, चाहे उसकी वजह से इस पर लगने वाला फोर्स। पहला केस मैंने लिया है कि जब दोनों डाइपोल अलोंग द लाइन है, सबसे आसान केस। तो इस केस में एक का डाइपोल मोमेंट है P1, दूसरा उसी लाइन पे उसी डायरेक्शन में रखा हुआ है और उसका डाइपोल मोमेंट है P2। इसका थोड़ा सा मैं यहां बना देता हूं, मान लो ये बनाता हूं मैं -q और ये +q, और इसी लाइन पे फिर यहां पे एक -q और +q। तो अब फिर से इनको एनालाइज करो तो ये पाओगे कि ये +q और -q पास पास हैं इस डायरेक्शन की वजह से। अगर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये मैंने दिया है, इसका मतलब इधर -q होगा इस डाइपोल का और इधर +q होगा, और सेम ऐसा ही इसके साथ होगा, इधर -q इधर +q। तो इस पूरे का रिजल्टेंट देखो तो अट्रैक्टिव ही आएगा, यानी साइन में नेगेटिव आना चाहिए। मतलब इसका +q और -q के बीच का जो डिस्टेंस है वो बाकी के डिस्टेंसेस को देखो तो उससे ज्यादा है। सो फाइनली ये फोर्स एक दूसरे को खींच रहे होंगे और ये वाला डाइपोल इसको, चाहे ये वाला डाइपोल इसको खींच रहा होगा अट्रैक्टिव फोर्स से, और वही फोर्स हमें कैलकुलेट करना है। तो चलो करते हैं फिर से। मान लो इस डाइपोल के ऊपर इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा, तो फॉर्मूला हमारे पास है फोर्स का बार बार माइनस लिख रहा हूं मैं, डाइपोल मोमेंट इनटू DE बाई DR, ये फॉर्मूला है। यानी किसी एक डाइपोल पर फोर्स लगेगा, जो दूसरा डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है उस इलेक्ट्रिक फील्ड का ये देखना कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में हो। तो ध्यान से देखो, तो अगर मैं P2 पर लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट करूं तो P2 पर कौन फोर्स लगा रहा है? P1 का बनाया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, और P1 का बनाया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अलोंग अगर आ रहा है तो उसे एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, क्योंकि इसकी एक्सिस पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस डाइपोल मोमेंट के अलोंग इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्सियल आएगी। सो एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अब आपको याद होना चाहिए कि एक डाइपोल की एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 2kp बाई r क्यूब। तो चलो अब करते हैं कैलकुलेट। फोर्स ड्यू टू P1 ऑन P2 पे लगेगा किसकी वजह से? P1 की वजह से। तो ये दोनों डाइपोल मोमेंट है, तो अब लिखते हैं P2 इंटू DE बाई DR। चलो P2 इंटू D बाई DR। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताओ। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड P1 की उसी एक्सिस पर एक्सियल लाइन पे, मान लो ये r डिस्टेंस है इन दोनों के सेंटर के बीच में, तो इससे r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लिखी जाएगी? 2k P1 डिवाइडेड बाई r क्यूब। इसमें से कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लो, बाकी जो वेरिएबल है उसी को केवल डिफरेंशिएट कर दो। तो 2k P1 बाहर आ जाएगा और P2 पहले से बाहर है, तो लिखा जाएगा 2k P1 P2 d बाई DR 1/r क्यूब। अब इसे डिफरेंशिएट कर लो, तो इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो r जब ऊपर जाएगा तो r टू द पावर -3, और r टू द पावर -3 -1 का मतलब r टू द पावर -4। सो ये आ जाएगा आपका 3, जब इधर आएगा तो 6 होगा माइनस साइन के साथ। सो फोर्स इज इक्वल टू -6k P1 P2
बाई आर टू दी पावर 4, -1 और जुड़ेगा तो आर टू दी पावर -4 ऊपर होगा और वो नीचे आके प्लस हो जाएगा। दिस इज द फोर्स ड्यू टू P1 ऑन P2, और यही फोर्स इस पर भी लगेगा इसकी वजह से, क्योंकि ये भी इसकी एक्सिस पर है। तो चाहो तो इसके द्वारा लगाया हुआ फोर्स जो इस पे लग रहा है वो कैलकुलेट कर लो, या फिर इसके द्वारा लगाया हुआ फोर्स जो इस पे लग रहा हो वो कैलकुलेट कर लो, दोनों एक ही आएगा क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के एक्सिस पर हैं। ये वाला डाइपोल इसकी एक्सिस पर है और ये वाला डाइपोल इसकी एक्सिस पे है, तो हमने कैलकुलेट किया। अब यहां से जो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है कि फोर्स वेरीज एज r टू दी पावर 4। फोर्स कैसे वेरी कर रहा है? r टू दी पावर 4 के, ड्यू टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। एक डाइपोल की वजह से दूसरे डाइपोल पर जो फोर्स लग रहा है वो कैसे वेरी कर रहा है? तो जो डिस्टेंस उनके बीच में है, दोनों डाइपोल के बीच में है, उसकी 1/4 पावर के, यानी r टू दी पावर 4 के। अब धीरे धीरे एक एक चीज नोट डाउन करते चले जाना। फोर्स ड्यू टू डाइपोल ऑन ए पॉइंट चार्ज varies as r to the power 3, 1/r to the power 3, and force due to dipole when they are placed axially on each other, when they are placed along the line on each other, then force varies as 1/r to the power 4। तो ये तो मैंने बहुत सिंपल केस बताया। अब आप इसके बेसिस पर उल्टा वाला कर सकते हैं कि इस डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में कर सकते हैं, इसकी एक्सिस पे ही। तो आप पाएंगे कि जो अट्रैक्टिव फोर्स था वो उसका नेचर रिपल्सिव हो गया। फोर्स के बारे में कैसे जानोगे? माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है कि फोर्स का नेचर कैसा है? अट्रैक्टिव है। और अगर यही प्लस का साइन आता तो फोर्स का नेचर रिपल्सिव होता। ये कैसे आया माइनस साइन? डिफरेंशिएशन से। भाई 1/r टू द पावर 3, इसको डिफरेंशिएट कर लो। थोड़ा सा मैं बताया हूं इसको कि इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो लिखेंगे d/dr r टू द पावर -3, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो -3 पीछे आएगा और r टू दी पावर -3 -1 -4 हो जाएगा। यही नीचे आ गया है +4। जो -3 पीछे आएगा वो इससे मल्टीप्लाई होकर के कितना बन जाएगा? -6। जो बचा है उसको ऐसे रख दो, 6 के P1 P2 बाई r टू दी पावर 4। जब आप एक डाइपोल को उल्टा करेंगे, यानी दोनों डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन एक दूसरे की तरफ होगा, यानी ऑपोजिट होगा अलोंग द सेम लाइन, तो आप पाएंगे कि यहां पर प्लस साइन आ रहा है, मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगा, बस फोर्स का नेचर चेंज हो जाएगा और वो फोर्स रिपल्सिव नेचर का हो जाएगा। अब एक दूसरे को धक्का मारेंगे डाइपोल, एक दूसरे से दूर हटेंगे डाइपोल। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट जरूर याद रखना। बाकी मैंने बताया आपको कैसे डाइपोल के बीच में इंटरेक्शन होता है और वो फोर्स जो इंटरेक्शन फोर्स है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अब एक और एग्जांपल से मैं क्लियर करता हूं कि अगर इसकी पोजीशन को वर्टिकल रखें, वर्टिकल मतलब एक दूसरे से 90 डिग्री पे रखें। तो चलो इसके आगे बढ़ते हैं। चलो अब दूसरा फॉर्मेट देखते हैं, दूसरा केस। When dipole are placed as shown in this figure, मैंने एक डायग्राम बना रखा है। डाइपोल मोमेंट P1 एक डाइपोल है और दूसरा डाइपोल ऐसे अरेंज किया हुआ है कि ये इसकी एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर है। तो अब तो डायरेक्टली फार्मूला भी नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि अगर फार्मूला अप्लाई करना है तो उस फार्मूले की शर्त है कि इस डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड आना चाहिए। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी बना रहा होगा, मान लो कोई P1 बना रहा है और ये P2 है, तो P2 के अलाउंग P1 से बना हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड आना चाहिए, दोनों एक लाइन में आना चाहिए। अगर मैं कहूं कि इसकी लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन और इसकी लाइन दोनों परपेंडिकुलर है, कैसे यूज करेंगे उस फार्मूले को? याद करो, डाइपोल के लिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था तो दो मेजर पोजीशन बताई हुई थी, एक उसकी एक्सिस पर और दूसरा इक्वेटोरियल पोजीशन। और इक्वेटोरियल पोजीशन तुम ध्यान से देखो तो ये वाला जो डाइपोल है उसकी इक्वेटोरियल पोजीशन पर ये दूसरा वाला डाइपोल आ जा रहा है। माने अगर मैं कहूं कि इस पर मुझे फोर्स कैलकुलेट करना हो इसकी वजह से, तो इसका बना हुआ फील्ड इस डाइपोल पर कितना फोर्स लगा रहा है ये आसान हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि इसका बना हुआ फील्ड जो इक्वेटोरियल फील्ड है वो इसकी रेडियस पे के अलाउंग हो जाएगा, जो दूसरा वाला डाइपोल है। फिर सुनो एक बार, शर्त ये है कि ये जो डाइपोल मोमेंट है, इस डाइपोल मोमेंट की ही लाइन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड आना चाहिए, तब आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे और मल्टीप्लाई कर पाएंगे डाइपोल मोमेंट को, और फिर आप कैलकुलेट कर पाएंगे कि इस इंटरेक्शन का फोर्स कितना है। तो मान लो मुझे P1 पर फोर्स कैलकुलेट करना है कि P1 पर कितना फोर्स लग रहा है, तो P1 पर कौन फोर्स लगाएगा? P2 ने जो फील्ड बनाया है। अब P2 के द्वारा बनाया हुआ कई पोजीशन पे फील्ड हो जाएगा, जैसे उसकी एक्सिस पर, अपनी एक्सिस पर, तो 2k P2 बाई R क्यूब एक हो जाएगा इसके इक्वेटोरियल पर, मतलब इसके परपेंडिकुलर। जैसे ही आप इसके परपेंडिकुलर आते हैं वैसे ही आप इसके रेडियस के अलोंग, यानी इस डाइपोल के अलोंग आ जाते हैं। इसका मतलब मैं अगर इसका
इक्वेटोरियल फील्ड का फार्मूला यूज करूं तो इस डाइपोल मोमेंट के अलोंग आ जाएगा और फिर उस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। वैसे अगर नहीं यूज करना चाहते तो पोटेंशियल एनर्जी वाला फार्मूला है ही -du/dr, दोनों में से कोई भी यूज कर लो। तो चलो, फोर्स ऑन P1 ड्यू टू P2 सो dE/dr, और यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो P1 के अलोंग कौन सी फील्ड है, इसके अलोंग इसका बनाया हुआ इक्वेटोरियल का फील्ड है। तो P1 इंटू d/dr, और ये हो जाएगा आपका 2 नहीं होता है उसमें, इक्वेटोरियल में होता है Kp, K की वैल्यू 1/4πε0 P/r³, तो Kp/r³। अब K और P कांस्टेंट टर्म है तो बाहर निकालने, सॉरी P नहीं होगा P2 होगा, कौन फील्ड बना रहा है P2, तो K और P2 को बाहर निकालने तो बाहर लिखा जाएगा Kp1 P2 d/dr 1/r³। बस अब इसे डिफरेंशिएट कर ले, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां तो पहले 2 था, अब तो 2 है नहीं, तो केवल 3 पीछे आएगा। सो माइनस टाइम 3 फोर्स इज इक्वल टू माइनस टाइम 3K P1 P2 डिवाइडेड बाय r⁴। आप उसे डिफरेंशिएट करके देखें 1/r³ को, तो ये r पर -3 होगा, ऊपर जाएगा तो जो r पर -3 होगा, तो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो -3 इंटू r⁴ होगा, और -4 को हम 1/r⁴ लिख सकते हैं, और ये -3 जाके पीछे आ जाएगा तो -3K P1 P2 डिवाइडेड बाय r⁴। सो फोर्स वेरीज अगेन एज r⁴। अब कंक्लूजन, डाइपोल के बीच में जब इंटरेक्शन होता है तो फोर्स कैसे वेरी करता है। अगर मैं पूछूं सिंपल सा क्वेश्चन कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से 2 पॉइंट चार्ज अगर आपस में एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स कैसे वेरी करता है, तो वो फोर्स वेरी करता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 चार्जेस, यानी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। अगर एक डाइपोल एक पॉइंट चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है तो वो कैसे वेरी करता है 1/r⁴ r³ के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर एक डाइपोल और एक डाइपोल चाहे कैसे भी प्लेस हो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, चाहे एक लाइन के अलोंग, चाहे ऐसे प्लेस हो, कैसे भी प्लेस कर दे 2 डाइपोल को, तो एक डाइपोल जो दूसरे डाइपोल पर फोर्स लगाता है वो फोर्स कैसे वेरी करता है 1/r⁴ इस रिलेशन को फॉलो करता है। ये रिजल्ट्स जरूर याद रखना और मार्क कर लेना, अंडरलाइन कर लेना। कभी कभी डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये रिजल्ट ही आ जाते हैं और 4 ऑप्शन बना के दे दिए जाते हैं। तो अब ये 3-4 केसेस मैंने आपको समझाए। डाइपोल जो फोर्स लगाता है पॉइंट चार्ज के ऊपर, डाइपोल के ऊपर जो फोर्स लगाता है अलोंग द लाइन, परपेंडिकुलर टू द लाइन, ये सब मैंने कैलकुलेट करके दिखाया आपको। और अब मैं एक क्वेश्चन इसी बेसिस पर छोड़े जा रहा हूं वो आपके लिए, और उसको सॉल्व करना और देखना कि उसका आंसर कितना आ रहा है। कि भाई एक तो पहले आपने प्रैक्टिस कर ली, कुछ क्वेश्चन की मैंने प्रैक्टिस करा दी, बिल्कुल इसी बेसिस पर एक होमवर्क में देता हूं कि मान लो ये एक डाइपोल है और इसके बगल में ही ये दूसरा डाइपोल है और इन दोनों के बीच का सेपरेशन है r। अभी भी आपको वही कैलकुलेट करना है इंटरेक्शन फोर्स। एक बार मैंने ऐसे प्लेस किया और दोनों का डायरेक्शन सेम रखा, अपोजिट करके मैंने बताया कि केवल फोर्स रिपल्सिव हो जाएगा अगर अलोंग द लाइन है, एक ही लाइन के अलोंग है तो। और एक बार ऐसे प्लेस करके दिखाया, चाहो तो इसको उल्टा भी कर सकते हो, इसका डायरेक्शन रिवर्स कर सकते हो, तभी भी इतना ही आंसर आएगा। अब मैंने दोनों डाइपोल को बिल्कुल ऐसे रखा है और दोनों के बीच का सेपरेशन है कि पैरेलल, दोनों पैरेलल डाइपोल हैं और दोनों के बीच का यानी कि सेंटर और सेंटर का सेपरेशन कितना है r। सो कैलकुलेट द फोर्स, इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन दिस टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इस पर ट्राई करना और मुझे बताना कि आपका आंसर कितना आ रहा है, क्या वो फोर्स अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है। यहां तक तो रिपल्सिव सॉरी अट्रैक्टिव ही है। अभी हमने जो निकाला है इस अरेंजमेंट का, उस अरेंजमेंट में जो डाइपोल के बीच में फोर्स लग रहा है वो फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का है, नेगेटिव साइन आ रहा है। वैसे अगर नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन नहीं समझ में आता है तो डाइपोल को बनाओ -q + q -q + q और फिर रिजल्टेंट फोर्स देखो, एक के द्वारा लगाया हुआ दूसरे पर रिजल्टेंट देखो और फिर महसूस करो कि क्या रिजल्टेंट खींच रहा है एक दूसरे से, मतलब अट्रैक्टिव है, या वो रिजल्टेंट धक्का मार रहा है एक दूसरे से। कॉमन सेंस लगाओ। अगर कॉमन सेंस नहीं लगाना चाहते तो याद रख लो, अगर नेगेटिव साइन आ रहा है तो नेगेटिव साइन का मतलब है कि अट्रैक्टिव फोर्स, अगर ये पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव साइन का मतलब होता है रिपल्सिव फोर्स। चाहो तो रिजल्ट याद रख लो या फिर कॉमन सेंस का यूज कर लो। ये एक मैंने आपको सॉल्व करने के लिए होमवर्क भी दे दिया। सो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।